हाँ जी। पहले तो आप सभी को क्या बोलते हैं, नमस्कार। और उसके बाद आगे की बात। कल अपन ने हिंदी शुरू की थी, याद है आपको? है याद थोड़ी बहुत? है। कल अपने दो बातें की थी। एक तो अपन ने ये बात की थी कि एसटीसी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, आवाज़ आ रही है। और दूसरी बात अपन ने अपन शायद हिंदी विषय से संबंधित सामान्य बातें कर रहे थे, हिंदी शब्द कहाँ से आया है, कैसे हैं, उसके संदर्भ में ना। और उसके आगे आज जो अपन बात करेंगे वो करेंगे हिंदी व्याकरण को लेकर। कल क्या क्या बातें की थी मैं आपको ब्रीफली थोड़ी सी बता देता हूँ, है ना। देखो, कल अपन ने हिंदी विषय को पढ़ रहे थे तो हिंदी विषय से संबंधित बातें की थी, इससे संबंधित की थी ना। वही कहा कि ये हिंदी अपन पढ़ेंगे सिलेबस में, है ना। इसमें अपने पहले बात ये की थी कि हिंदी किस भाषा का शब्द है साहब? फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार होती है वो आप भली भांति कल की क्लास में अपन बात कर चुके हैं, ठीक। उसके बाद अपने बात की कि हिंदी क्या है सर ये, तो अपने क्या सर हिंदी क्या है, ये भाषा है, ये है ना। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। और फिर भाषा के आधार पे अपन बात आई तो अपने कहा कि भाषा शब्द है वो संस्कृत के किस धातु से बना है? भास धातु से बना है। उसमें प्रत्यय लगा है। और भास का मतलब क्या होता है? कहना या फिर व्यक्त करना, ये बात की भाषा है। फिर आपने कहा सर भाषा ही क्या है, तो आपने कहा कि भाषा क्या है, तो आपने कहा कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, अपन विचारों का क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। ये बात की थी अपने किस में? अपने बात की थी भाषा में। अब अपन भाषा कौन सी पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं ना। जब हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो अपने बात की कि हिंदी भाषा के रूप कितने कितने रूप है इसके, रूप की बात की। और इसके रूप कितने हैं आपकी? दो रूप। कौन कौन से दो रूप है? एक तो लिखित है और एक कौन सा है? मौखिक, है ना। एक तो अपने बात की भाषा का कौन सा रूप है, वो का आपने लिखित है। और दूसरा कौन सा है, तो वो बात की अपने कौन सा है, वो है आपका मौखिक है। क्या भाषा का रूप सांकेतिक भी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर आप लोगों ने कहा कि अगर आप बोलो लिखो उसमें अगर पता चले कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, क्योंकि बात तभी पता चलेगी जब आप लिखोगे या फिर बोलोगे। अब मैं संकेतों में इशारों में कुछ भी कह देता हूँ उसका कोई व्याकरणिक बोध हो नहीं पाता, इसलिए अपन सांकेतिक को नहीं मानते क्योंकि वो व्यवहारिक जीवन में काम ली जाती है, लेकिन व्याकरणिक उसका कहीं पर भी वैसे उल्लेख मिलता नहीं। इसका मतलब रूप कितने हैं? दो है, ठीक। इसके बाद अपन हिंदी पढ़ रहे तो अपने कहा कि भाई साहब हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की थी। क्या की थी? सबसे छोटी इकाई की बात की। और वो कौन सी थी साहब? वो थी आपकी ध्वनि। कौन सी थी? ध्वनि, ठीक है। ये बात अपने वहां तक की। उसके बाद बात की सर ये ध्वनि तो है, लेकिन क्या अगर इसकी बात करें सबसे छोटी की बात करें और वो बात अपन करें लिखित इकाई की तो किसकी बात करेंगे? है तो वो अपने किसकी बात करेंगे? वर्ण की, ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद अपने बात की कि भाषा की सबसे छोटी कौन सी इकाई? सार्थक इकाई के बारे में बात करें। कौन सी इकाई? सार्थक। और इसके बारे में क्या बात की थी अपन ने? वो कौन होते हैं? शब्द, है ना। क्या होते हैं? शब्द, ठीक है साहब। इसके बाद अपने बात की थी भाषा की पूर्ण इकाई की बात की थी, और वो क्या होती है आपकी? क्या होती है? वो होती है आपका वाक्य। ये बातें अपन ने कल की क्लास में की थी। ये थोड़ा अपने आपके मोटा मोटा रिवीजन था, इसमें आपको बहुत कुछ याद रखने की आवश्यकता है नहीं। अब अपन जो आगे बातें करेंगे वो बातें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी। अब अपने अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो, अभी अपन ना ये तो थी हिंदी भाषा के बारे में बात करें, हिंदी के बारे में मोटी मोटी बातें थी। आज अपन शुरू करेंगे वो करेंगे हिंदी व्याकरण, ठीक। अब सुनो, अभी अपन शुरू करेंगे उसका नाम है आपकी हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी व्याकरण। अब सुनो, हिंदी के बारे में तो बेटा मैं आपको बता चुका हूं, खूब सारे बातें होंगी, इसलिए हिंदी के बारे में बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे किसके बारे में? व्याकरण के बारे में। अब देखो,
पहले इसे व्याकरण शब्द की बात करें तो अब क्या बात करेंगे कि ये व्याकरण शब्द है ना, ये कैसे बना है। तो ये कहते हैं कि एक तो आता है वी और एक आपकी आ, और फिर आप कह सकते हैं मूल शब्द आता है आपका करण। वी धन आ धन करण से आपका क्या बना है, व्याकरण। और अगर वैसे बात करें तो वी और आ ये दोनों क्या है, आपके उपसर्ग है। क्या है भाई, देखो जो आगे लगते हैं वो कौन होते हैं, आगे लगते हैं उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग आगे लगते हैं पूर्व में लगते हैं, उपसर्ग बेटा आगे लगते या पूर्व में लगते। आगे वाले कितने जने हाथ खड़े करो। प्रत्यय कहां लगते, पीछे, उपसर्ग आगे लगते। चलिए ठीक है, मैं लिख रहा हूं, मैं लिख दूं, जैसे मैं लिखूं, रुको, मैंने लिखा समाज, आगे लगते हैं। आगे तो मैं समाज से आगे ही तो है, तो आगे तो यही तो है भाई। आप आगे कह रहे हो, आगे का मतलब इसको, ये तो पीछे, ये आगे ही नहीं भाई। आपको और आगे लिख, आगे लिख, तो आगे का मतलब क्या होता है, इस साइड में नहीं, वो उपसर्ग होते हैं, वो लगते हैं आप कह सकते हैं शब्द के पूर्व में, है ना, न कि आगे। आगे में पूर्व इतना ही अंतर है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब है कि कहने का मतलब ये शब्द के कहां लगते, पूर्व में। तो वी धन आ धन करण, ये तो हो गए आपके क्या, उपसर्ग। क्या हो गए, उपसर्ग। अब वैसे ये शब्द बना ना व्याकरण, ये बना है आपकी संधि की बात अपन करें ना, तो अपन कहते हैं कि ये इस प्रकार बना, वी धन आकरण। क्या बना है, वी धन आकरण, और इस प्रकार ये बना। और इसमें संधि कौन सी है, किसी ने संधि पढ़ी आपने, पता है संधि कितने प्रकार की, भेद के, हल्का फुल्का कुछ पता है, संधि कितने प्रकार की होती है बेटा, नहीं पता, बिल्कुल कि खोली नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं पता, फिर भी हाँ, फिर भी नजदीक पहुंचे, कोई बात नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको परिचय दे देता हूँ, फिर अपन संधि वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो अब मैं थोड़ा सा संधि समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी इसके नियम क्या है इस पर आपको नहीं लेके चलूंगा। इस ये संधि है, उसका नाम है, इसका नाम है आपका यण संधि, ठीक है। संधि आगे अपन पढ़ेंगे। संधि के मुख्य भेद 3 होते हैं, और जिसमें स्वर है, व्यंजन है और विसर्ग है। स्वर संधि के 5 भेद और पढ़ते हैं, दीर्घ पढ़ते हैं, गुण पढ़ते हैं, वृद्धि पढ़ते हैं, अपन अयादि पढ़ते हैं, ये सारी बातें अपन करते हैं, ठीक है। तो ये बातें अपन करेंगे, उसमें आपका यण वगैरह वगैरह, तो ये सारे किसकी, यण संधि स्वर संधि का ही भेद है, ठीक है। ये बात की बात है। अब सुनो, तो अब अपने क्या बात की कि व्याकरण, व्याकरण क्या है, तो हमने कहा वी धन आ धन कर्ण से बना। कभी कभी सिद्ध आ जाता है व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग है, तो ध्यान में रखना कितने, 2 है, एक वी है और एक आ है, ठीक है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि व्याकरण शब्द में संधि कौन सी है, तो आप ध्यान रखना कौन सी संधि है, यण संधि, ठीक। 2 बातें हो गई। अब बात आती है आगे, तो कहने का मतलब व्याकरण शब्द है वो वी धन आ धन कर्ण से बना है, और इसमें वी और आ में क्या है, दोनों उपसर्ग है। वैसे बात की जाए तो वी धन आकरण में कौन सी संधि है, यण संधि। अब सर आपने व्याकरण तो शब्द बता दिया, लेकिन ये बताओ कि आखिर व्याकरण किसे कहते हैं, ये तो बताओ ना। देखो व्याकरण का मतलब बेटा अपन कहते हैं ऐसा एक शास्त्रीय ज्ञान जिसमें अपन को ये पता चले कि ये बात सही है या ये बात शुद्ध है, ये बात गलत है, और इसका जो ज्ञान करवाने वाली चीजें होती है वही क्या कहलाती है, आपकी व्याकरण कहलाती। इतनी सी बात ध्यान रखनी कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, इसको जो आप कह सकते हैं प्रदर्शित करते हैं, वही आपकी क्या है, व्याकरण है। तो अपन ये कहेंगे ऐसा आप कह सकते हैं शास्त्रीय ज्ञान जिससे ये पता चले कि कौन सी बात शुद्ध है और कौन सी बात अशुद्ध है, और उसका जो ज्ञान करवाते हैं वही क्या होती है आपके बेटा, व्याकरण है, ठीक है। अब चलिए ये बात ही व्याकरण की, ठीक है। अब इस व्याकरण में अपन पढ़ेंगे क्या, अपन को इस हिंदी विषय के संबंध में 3 चीजें पढ़नी रहती है। कितनी, 3 कौन कौन सी, देखो एक अपन अगर इसकी बात करें, एक तो अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार।
वर्ण पढ़ने के बाद फिर अपन पढ़ेंगे शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या? वाक्य विचार। ठीक है, अभी शुरुआत की है। अपन एक बात ही देखी, व्याकरण देखी। व्याकरण के शब्द बना विधन आकरण करण, इतनी बात ध्यान, बाकी लोड नहीं लेना। अब व्याकरण में पढ़ेंगे क्या क्या? हिंदी व्याकरण। एक तो पढ़ेंगे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये तीन चीजें व्याकरण में अपन पढ़ते हैं। अब आपके जहन में कहीं ना कहीं आएगा सर कि बताओ सर ये वर्ण विचार क्या है? देखो, वर्ण विचार आप सभी जानते हैं और मैंने बात कल आपको बताई थी कि ऐसी ध्वनियां जिनके टुकड़े करना या खंड करना संभव नहीं हो उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो अपने क्या बात की थी कल कि ऐसी ध्वनियां, कौन सी ध्वनियां? ऐसी ध्वनियां जिनके टुकड़े अथवा खंड करना संभव न हो उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। क्या बात की? वर्ण क्या है? तो कि ऐसी ध्वनियां जिनके टुकड़े अथवा खंड करना संभव न हो उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, अब इसके संदर्भ में कुछ बात और है। देखो, अगर वर्णों की बात अपन करें तो देखो, दूसरी बात आपको याद है तो, नहीं तो फिर मैं दोबारा बताऊं कि आपने बात की थी। देखो, वर्ण क्या है? तो आपने बात की थी वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? तो आपने बात की थी वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। ये बात की थी ना, याद है? तो आपने क्या बात की? वर्ण है वो क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। क्या है? लिखित है। ठीक है, ये बात है। ये बात तो दोनों अपने कल की थी, दोबारा देखते हैं क्या बात की। वर्ण विचार क्या? ऐसी ध्वनियां जिनके टुकड़े अथवा खंड करना संभव नहीं हो उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? तो अपने क्या की? वर्ण भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई है? लिखित इकाई है। ठीक है, ये बात होगी। अब चलिए मैं थोड़ा सा परिचय आपको सभी का करवा देता हूं, उसके बाद में अपन एक एक को ढंग से लेकर पढ़ेंगे। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं शब्द विचार के बारे में। देखो, शब्द क्या है? आपको याद होगा मैंने कहा था कि देखो, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है ना। तो अपने पहली बात ये की थी, आपको याद हुई, अपने बात की थी कि वर्णों का, क्या बात की थी? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक, एक बात तो ठीक है। दूसरी बात और की थी, क्या बात की थी? भाषा की सबसे छोटी या भाषा की सबसे छोटी कौन सी सार्थक इकाई कौन होता है? बात नहीं की थी? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अर्थ देने वाली। वर्ण में क्या ही अर्थ आता? कल आपने कुछ शब्द लिखे थे, है ना? तो क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और अगली बात की, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन होते हैं? शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं आपको थोड़ा सा परिचय करवाता हूं। देखो, अब यहां आप कुछ शब्द देख रहे हैं। देखो, यहां वर्ण विचार में कुछ यहां पे आपके वर्ण लिखता हूं। देखो, जैसे मैंने लिखा यहां
अ, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, अ है। फिर मैंने यहां लिख दिया आपकी क लिख दिया, यहाँ पे मैंने आपकी म लिख दिया और यहाँ आपके ल लिख दिया। ये सारे हलंत, ये सारे क्या है, वर्ण है। इससे ज्यादा इसके टुकड़े आप नहीं कर सकते। भाई ल को आप आधा लिख सकते हैं, इससे ज्यादा और टुकड़े हो सकते हैं क्या, है? अ क म ये कर सकते हैं। इसका मतलब है ये आपके क्या है, ये तो वर्ण है। अब क्या बात क्या कर रहा है, वर्णों का सार्थक समूह, नहीं वर्ण जो ये आकर जो आपने लिखे इस प्रकार के वर्ण खूब सारे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला 52 वर्ण है। कितने, 52 है। मूल रूप से इनकी संख्या 44 है। मैं आगे आपको जब भी अभी आप आगे अपन पढ़ेंगे तो मैं सारी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो तो इनमें से ये सारे क्या है, वर्ण है। अब उनमें देखो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। देखो मैं जैसे ही मैं लिखूं वर्णों का सार्थक समूह कैसे, देखो मैंने यहां लिखा क अलंत अ में अलंत लगेगा क्या, नहीं। म उसके बाद में अलंत, अलंत अ के साथ लगे, लगता नहीं। उसके बाद आपका ल और फिर आपका क्या हो गया अ, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे क्या है, वर्ण है। और वर्णों का एक सही क्रम सेट हुआ और नाम बन गया क्या, कमल, है ना। कल अपने बात की थी, तो नाम क्या बन गया यहां पे, ये बन गया आपके कमल, ठीक है। अब आपने देखा कि क्या बन गया, कमल, ठीक है, जो कि भाषा की सबसे छोटी है तो भाषा की सबसे छोटी, सार्थक है, अर्थ दे रही है कि कमल है। अब कमल है क्या ये पता नहीं आपको, जब ये वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि कमल है क्या। अब तो आपकी स्थिति क्या है भी, आपको पता चल गया कि सार्थक का ये पूरा नाम सही है, लेकिन अब आपके मस्तिष्क में ये क्लियर नहीं हुआ कमल क्या है। कमल एक पुष्प फूल है या कमल कोई लड़का है? हो सकता है। इसका मतलब है ये अभी क्लियर नहीं हुई बात, लेकिन एक सार्थक शब्द बन गया कमल है। अब ठीक है, उसके बाद अगली बात करें, नेक्स्ट अगला है आपके वो है वाक्य विचार। अब देखो इसमें क्या है, वाक्य विचार में सुनो, इसमें पहली बात ये करते हैं वाक्य विचार में क्या, देखो ये आपके कह सकते हैं शब्दों का सार्थक समूह होता है ना, वो क्या कहलाता है, आपका वाक्य कहलाता है। भाई देखो मैं अभी आगे आपको सारी बातें बताऊंगा। देखो तो अपन पहली बात क्या करेंगे, वो कहेंगे शब्दों का, किसका, शब्दों का, शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, आपका वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो आपने बात क्या की, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता। अब देखो दूसरी बात, घिसी पिटी बात जो हमेशा पढ़ते हैं, भाषा की पूर्ण इकाई क्या होता है, वाक्य। यानी भाई भाषा की, वाक्य जब भी आप बोलते हो उसका मतलब पूरा हो गया। जैसे कि मैं घर जा रहा हूं, बात खत्म। अब मैंने कह दिया मैं घर, मैं घर, ये शब्द है। जब जब शब्द पूरा वाक्य का निर्माण हो जाता तब उसका मतलब पूरी इकाई हो गई, है ना। तो जैसे देखो इसका मतलब है कि यह भाषा की कौन सी इकाई है, पूर्ण इकाई है, ठीक है, डन। अब देखो भाषा की पूर्ण इकाई बनने के लिए इसके साथ भी कुछ शर्तें क्या है। जैसे मैंने कहा कि यहां मैंने बनाया कमल, चलो ठीक है। अब आगे मैं और कुछ बना लेता हूं, जैसे कुछ मैं शब्द लूं यहां, और मैंने लिया यहां पे एक लिखा मैंने प लिया, ठीक है। और उसके बाद आप कह सकते हैं मैंने आपकी स लिया, मैंने यहाँ पे त लिया, और मैंने यहाँ पे क लिया, क पढ़ा, ठीक है। और यहाँ प पढ़ा, ढ लिया, और उसके बाद में त है, और यहाँ मैंने अ लिया, ठीक। ऐसे मतलब ये वर्ण है सारी। अब मैंने यहाँ से एक शब्द बनाया, क्या बनाया, ये बनाया मैंने यहाँ प लिया, प के साथ मैंने किसकी मात्रा मिलाई, ऊ की। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपका स लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने त लिया, उसके साथ मैंने अ की मात्रा मिलाई, उसके साथ मैंने क लिखा, और उसके साथ मैंने किसकी मात्रा मिलाई, अ।
क्या शब्द बना भाई? देखो प का प, ऊ की मात्रा कैसे लगती है बेटा? यूं लगती है, आपने लगा दी। स अलंत में है तो अलंत में आधा ही रहने दो, अ आता तो पूरा हो जाता। मैं आगे आपको पूरी बातें समझाऊंगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। त आधा, अ की मात्रा आया पूरा, क आधा लेकिन अ आता ही पूरा, पुस्तक क्या बन गया? पुस्तक। आगे मैंने इसी प्रकार मैंने बनाया आगे कि यहाँ प, उसके साथ मैंने अ, उसके साथ में ढ, और उसके साथ मैंने बनाया अ, फिर मैंने बनाया त, और फिर मैंने बनाया आ। लो ठीक है, प के साथ में अ लगा तो क्या बन गया? प पूरा। ढ के साथ में अ लगा तो क्या बना? ढ पूरा। त के साथ आधा आ लगा तो आ की मात्रा कैसे लगती? यूं, और ये लगा तो क्या बना? पढ़ता। ठीक है, इस प्रकार अपन ये तो सारे वही वर्णों से क्या बने? शब्द। अब शब्दों से आपको क्या बनाना है? वो बनाना है आपको वाक्य। तो आपने कैसे बनाया? देखो पहला आपने जैसे ये बना लिया, पहले आपने क्या बनाया? कमल। क्या बनाया? कमल। क्यों? ये पढ़ा कमल शब्द है, शब्दों से क्या बनते? वाक्य शब्दों से बनते। ठीक है, कमल कमल। उसके बाद में आपने लिख दिया क्या? पुस्तक। ठीक है, उसके बाद आपने लिख दिया पढ़ता, और उसके बाद आपने लिख दिया है कमल पुस्तक पढ़ता है। अब देखो ये सारे वर्णों से क्या बने? शब्द। शब्दों से क्या बना? वाक्य। अब देखो वाक्य पूरा है, वैसे ही अभी पूरा कमल पुस्तक पढ़ता है, पूरा वाक्य दिख रहा है आपको। इसका मतलब अब ये भाषा की क्या हो गया? पूर्ण इकाई, पूरा वाक्य बन चुका है। अब देखो इसमें भी थोड़ा ध्यान में रखना कि वाक्य के अंदर तीन चीजें होती है। क्या होती है? एक तो होता है वाक्य में कर्ता। क्या होता है? कर्ता। एक होता है आपकी होता है कर्म, और फिर होते हैं आपकी कौन सी? क्रिया। ठीक है, और जब आप अंग्रेजी पढ़ रहे तब आपने पढ़ा था SVO, ये पढ़ा था ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। वहां पे आपके वर्ब काम करती है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, जबकि यहां पे हिंदी में पढ़ते हैं हमेशा आपके वर्ब कब आती है? अंत में। वर्ब का मतलब क्रिया। तो ये देखो कमल कौन है इसमें? कर्ता। ठीक है, पुस्तक क्या है इसमें? कर्म। और पढ़ना क्या है इसमें? क्रिया। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कर्ता क्रम क्रिया के हिसाब से वाक्य बन गया कि क्या है? कमल पुस्तक पढ़ता है। तो ठीक, ये बातें होगी किसमें आपके? तो आपने कह सकते हैं वर्णों का, वर्ण सबसे छोटी बातें हैं, उनके टुकड़े करते नहीं है, वर्णों से बनते शब्द, शब्दों से बनते हैं वाक्य। ठीक है, ये बातें अपन क्रमशः आगे करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अपन जो बातें करेंगे वो किसके संदर्भ में करेंगे? वो अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। आप लिखते भी हो है सर? लिखना अभी शुरू करें या बाद में? फिर इसको मैं सेव कर लेता हूं, अपन कल करेंगे, क्योंकि वो पीछे वाला आपको लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अपन इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद ये आपने समझ लिया तो इसकी PDF आपको दे देंगे, साथ में लिख देना कि अभी में तो टाइम लगेगा आपको, और कल वाली बातें भी लिखवानी पड़ेगी, तो घंटा भर हो जाएगा। अपन आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब सुनो, ये बातें थी अपने हल्की फुल्की बातें की भाई। अपन ये पूरी व्याकरण में ये चीजें अपन पढ़ेंगे। अभी अपन जो पढ़ेंगे टॉपिक नया उठाएंगे, उसका नाम है वर्ण विचार। क्या है? क्योंकि देखो ये टॉपिक थे अभी, ये इसमें से अपन पढ़ेंगे पहले वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर पढ़ेंगे अपन लास्ट में वाक्य विचार। तो फिलहाल अपन क्यों क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो मैं आपको ले चलता हूं वर्ण विचार पे। ठीक, अब सुनो, किस पे ले चलता हूं? वर्ण विचार। अब देखो वर्ण विचार में, वर्ण के बारे में तो आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं क्या वर्ण है? दो बातें आपको याद रखनी। क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह कि वर्ण ऐसी ध्वनियां होती जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्णों के टुकड़े होते नहीं। तो अब वर्णों के बारे में परिभाषा आपको नहीं लिखवाऊंगा, अब मैं आपको लिखवाऊंगा, वापस आपको ले चलता हूं जैन में। आप आज से ठीक कई साल पहले, आज से आप 12 साल पहले कहां थे? 10-12 साल पहले स्कूल गए थे। स्कूल में गए थे, स्कूल गए तब मास्टर जी ने सबसे पहले धीरे धीरे आपको कह सकते हैं कि अभी फिलहाल के दौर में खेलना कूदना सिखाते। LKG UKG आप शायद ही पढ़े होंगे, पढ़े गए?
LKG UKG किया आपने? हैं? नहीं किया आपने LKG UKG? अगर आदर्श में पढ़ते तो अरुण वरुण क्या कौन से पता नहीं ऐसे कुछ होते। आपने सीधी पहली में एडमिशन लिया होगा, पहली पढ़ी आप लोगों ने तो शुरुआत में। तो आप जब स्कूल गए थे तो धीरे धीरे मास्टर जी ने आपको गिनती सिखाई, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आपको वर्णमाला सिखाई, वर्णमाला। वर्णमाला में आपको क्या सिखाया? आ ई उ, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको वापस सिखाऊंगा, क्यों हो सकता है 12 साल में आप भूल गए होंगे, इसलिए अपन वापस इसके बारे में बात करेंगे। अब सुनो, वर्णमाला में होता है क्या है कि एक आध को दूसरी तीसरी के बच्चे को ये वर्णमाला याद होती है, उसको मास्टर खड़ा कर देता है, फिर वो बोलता है, आप पीछे उसके बोलते, यही होता है ना। पाड़ है तो एक को आता, बाकी वाले दे धनाधन पाड़ उसके पीछे बोलते हो, उसी प्रकार। अब देखो, आपको नहीं बोलना, नहीं बुलवाऊंगा नहीं, ठीक है। अब अपन वर्ण के बारे में तो आप जानते हैं, अब आपको किसके बारे में जानना है वो देखो। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला कई सारे विद्यार्थियों को ये दिखेगी वरमाला है सर, वरमाला नहीं। वरमाला अभी आपके भी देरी है ना, देरी है ना बेटा? अभी तो उम्र कितनी हुई दे रही? 18। इसकी वरमाला के 3 साल कम बढ़ रहे, और वो भी सरकारी हिसाब से। परिवार वाले नहीं चाहेंगे तो फिर बेटा और समय लग सकता है। देखो, वो वरमाला नहीं, अपन बात करते हैं वर्णमाला। माला का मतलब माला समझते हो? माला अपने घर में वृद्धजन होते, बूढ़े लोग, एक 800 मणि 108 मनकों की माला होती कि नहीं होती है ना। एक मनके के अलावा अगला अगला आप माला जो होती है उसके अगला मनका आता रहता है, क्रम से 108 माने जाते हैं, वो संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है। अब देखो वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला ये कहते हैं कि अपन जो आप लोगों ने कह सकते हैं कक्षा शुरुआती में जब आप कही थी, आपको सिखाया गया था, तो आपको सिखाया क्या कि अ के बाद में सिखाया आपको आ के बाद में सिखाया आपको ई, और ई के बाद में कि बड़ी ई। उसके बाद आप बोले सर ये ऊ है, फिर आपको सिखाया कि ये बड़ा ऊ है, फिर आपको कहा कि ये री है। क्या कहा? री मतलब क्रोध आने वाली नहीं, री नहीं, ये री दूसरी है ना, वो री नहीं। उसके बाद आपको सिखाया क्या कि इस बेटा के ए है, ए के बाद में आपको सिखाया आई है, उसके बाद सिखाया आपको कि ओ है, और फिर सिखाया आपको औ है, और का अंग और अह खाली, ऐसे कहा कि ओ बिल्कुल खाली, ठीक है। और ये सीखने के बाद में फिर मास्टर करना, अब बेटा और कुछ सीखना पड़ेगा। क्या सीखना सर के लो? उसके बाद का आपको लो बेटा देखो, क के बाद में ख, ख के बाद में ग के बाद में घ, और घ के बाद में अंग। ये क्या है बेटा? कितनों को आता है सही बताओ, ये क्या है? ये बेटा ये नहीं आता, 12वीं पास कर ले तो फिर ठीक नहीं रहेगा, देख लेना है। नहीं पता? क्लास बताओ, अंग है ना। आप क्या बोलते हो? क ख ग घ ड़ है, अंग है, ठीक है। क्या है? अंग, ध्यान रखना, अंग शरीर वाले अंग नहीं, अंग, ठीक है। अब सुनो ये बात, उसके बाद दूसरी बात आती है। उसके बाद अपन ये पढ़ा आपने च च ज झ और न्य। उसके बाद आपके अगली बात थी, वो थी क्या आपकी? ट ठ ड ढ और आपका ण, ठीक है, ये थे ना। और उसके बाद में आपने क्या पढ़ा था? उसके बाद आपने पढ़ा था त थ द ध और न, पढ़ा था। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? प फ ब भ और म, पढ़ा था। उसके बाद में आपने कहा सर नहीं मैं हम तो और सीखेंगे के, तो मार्सन का लो वो आकर और आपको बताते हैं, और वो बताएं आपको क्या? वो बताएं आपको कि ले य र ल और व। उसके बाद में आपकी इच्छा और थी, फिर आपको और बताए गए, और वो थे आपके श च श और आपकी ह,
ठीक है। आपने कहा सर ना मार सा और भी सीखेंगे हम तो गए। फिर मार सा लो बेटा, फिर आपको कुछ और बताए गए थे और उनमें आपके थे कौन कौन से, वो थे श, त्र, ज्ञ और आपका स्र। ठीक है, ये बताइए, ये थे ना। अब देखो बेटा, अब मैं यहाँ लिखने के पीछे कारण ये नहीं है कि मैं क्यों लिखी, अब लिखने के पीछे कुछ कारण है, वो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्णमाला। ये है बेटा पूरी क्या है, वर्णमाला। ठीक है, तो अब वर्णमाला कहते हैं कैसे, तो देखो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम है कि नहीं है भाई, पूरा व्यवस्थित क्रम है कि नहीं, और ये जो व्यवस्थित क्रम होता है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, देखो तो बात ये है कि देखो इसकी क्या बात की कि वर्णों का क्या बात करते हैं अपन, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। होगी बात क्लियर, क्या बात की, ये पूरे वर्ण थे, आपने देखा सारे व्यवस्थित थे, कभी आपने देखा आ पहले आया अ बाद में आया, ऐसे आपने कभी सिखाया कभी आ और उसके बाद में ए ई, ऐसे नहीं होता है ना। इसका मतलब वर्णों का क्या है, एक व्यवस्थित क्रम है। ठीक है, अब दूसरी बात, वर्णों का एक क्रम भी निश्चित होता है। निश्चित ऐसे नहीं, आप अगर ये लिखो क के बाद में ग लिख रहे हो, ख लिख रहे हो, आपको जैसे जो लिख रहे हो तो वो आपकी गलत है। इसका मतलब वर्णों का भी क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। तो ये भी ध्यान बात रखनी, ये नोट करके अपन इस बात को हल्की फुल्की यहाँ अटकाएंगे। क्या कि देखो वर्णमाला में क्या लिखेंगे अपन कि वर्णमाला में वर्णों का क्रम निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। बात समझ रहे हो ना, क्या बात की, पहली तो अपन ये बात किया परिभाषा कि भाई वर्णों का ये व्यवस्थित क्रम है, इसको अपन क्या कहा, वर्णमाला। और वर्णमाला में भी आपने क्या बात कर रहे हो, क्रम निश्चित होता है। निश्चित का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ट लिखा, ट के बाद सीधा आपने ढ लिख दिया या ण लिख दिया, फिर आपने जैसे जो लिख दिया, तो वो आपका सही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वर्णमाला वर्णों का क्रम भी क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है कि फलाना वर्ण है उसके बाद में ये आएगा, है ना। तो कुल मिलाकर दूसरी बात आपने क्या की, अपन ने कि वर्णों का क्रम क्या होता है, आपका निश्चित होता है। होगी बात। अब आगे की बात अपन और करेंगे, क्या बात करेंगे कि देखो अब सर ये तो आपने बात कर ली, लेकिन वर्णों को इतने सारे वर्ण हैं, कितने हैं, ये देखो सर, ये पड़े आपके 11 और 2 13, 13 और 25, इसमें 4 अंतस्थ हो गए, 4 आपकी उसमें हो गए, फिर आपके संयुक्ताक्षर 4 और हो गए, उत्सिप्त वगैरह। हिंदी वर्णमाला की बात करें, देवनागरी लिपि की बात करें, उनकी संख्या होती है आपके 52। कितने वर्णों की, अब 52 वर्ण है, तो इसलिए अपन पढ़ने में सहजता करनी पड़ेगी भाई, कुछ करें भाई, 2 भाग करेंगे तो आराम से पढ़ पाएंगे भाई, कम से कम ज़्यादा भाग नहीं करें, 2 भाग तो करें। इसका मतलब वर्णों को अपन कितने भागों बांटेंगे, 2 भागों, है ना। तो अभी आगे की बात करें अपन, तो वर्णों को 2 भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में विभक्त करते हैं, वर्णों को 2 भागों में, वर्णों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। कितने भागों में, 2। क्योंकि इतने सारे पढ़े हैं सर, पढ़ने के लिए 2 भाग तो करो कम से कम। और वो 2 भाग कौन से होंगे, एक तो होगा स्वर और एक होगा व्यंजन। वेरी गुड, इसका मतलब 2 भाग कौन कौन से सर, एक तो हो जाएगा आपका कौन सा, एक तो होगा आपका स्वर और एक होगा आपका व्यंजन। ठीक है, अब देखो 2 भाग कौन कौन से, एक तो होगा आपका स्वर और एक होगा व्यंजन। एक बात करेंगे वो कौन सा है आपका, स्वर हो जाएगा और एक हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, तो कितने भाग है वर्णों के, 2, एक स्वर है और एक व्यंजन। अब चलिए इनको आप ध्यान में रखें, मैं आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का यहाँ से परिचय करवा देता हूँ कि कौन कौन से स्वर है और कौन कौन से व्यंजन है। अब देखो ये जो आप वर्णमाला देख रहे हो, इस वर्णमाला में यहां तक, यहां से लेकर ये आप देख रहे हो, यहां से लेकर ये पूरे के पूरे यहां तक,
आगे वाले दो साथ में ले लूं, नहीं लेने, ऐसे छोड़ दूं, क्या करना बोलो? आप जैसा कह रहे हो वैसा कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने भाग है वर्णों की? दो, एक स्वर है और एक व्यंजन। स्वरों की संख्या बेटा आपको ध्यान में रखनी है, इतनी सी है, इतने तक। इसका मतलब कितने हुए? संख्या में कितने? गिनो कितने कितने सुना? हाँ बेटा बोल। हाँ पहले ये, हाँ बेटा तो कितने? नहीं वापस गिन ले, 12 कैसे सामने लिखे हुए पड़े? 1 2, मैं या क्रम लगा देता हूँ सहजता के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने? 11 11। एक मिनट, यह है का यह है, तो आपने क्या बोला है? आपने बोला, आपने क्या बोला था? 11 होती नहीं, 11 है ना? क्या है? 11। ठीक, इसका मतलब है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है ना? ऐसे नहीं 11 के। अब देखो, अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं। अभी अपन उठाएंगे, अभी अपने हल्की फुल्की बात की स्वर और व्यंजन। अब अपन थोड़ा सा स्वरों के संदर्भ पहले बात करेंगे, इसके संदर्भ जितनी बातें होती करेंगे, फिर अपने व्यंजन के बारे में बात करेंगे। अब देखो, अगर स्वरों के बारे में बात करनी तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि स्वर है क्या आखिर, है ना? ये बात है स्वर। सुनो, अब आपके जहन में आएगा सर स्वर है क्या? स्वर बेटा अपन उसको कहेंगी वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते वक्त, उच्चारण या आपने उच्चरित बोलते वक्त किसी अन्य ध्वनि की हेल्प की, मदद की, सहायता की आवश्यकता नहीं होती, एकदम स्वतंत्र होती है। वे ध्वनियां कौन सी होती है? स्वर होती है। और ये जितनी भी है आप देख पा रहे हैं, इनमें बोलने के लिए किसी और की हेल्प नहीं ली जा रही है, खुद अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र है कहने का मतलब अभी फिलहाल आप कैसे हैं? स्वतंत्र है। और अपने वृद्ध बूढ़े दादाजी आज 90 साल के हैं, 100 साल के हैं, उनको किसी न किसी हेल्प की आवश्यकता पड़ती, तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो इनकी हेल्प की आवश्यकता इनसे पड़ती, इनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए क्या है? स्वतंत्र है, इसलिए इनको कहा गया ईश्वर है। और बाकी वाले सारे के सारे क्या है? व्यंजन है। ठीक है, अब सुनो, तो स्वर में आपने क्या बात याद की? बाकी आपको इतना याद रहे नहीं रहे, केवल इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते वक्त किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप में स्वतंत्र रहती है, वे सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो लिखो, तो मैं इसकी थोड़ी सी परिभाषा हल्की हल्की अटका देता हूं। देखो कि वे ध्वनियां, क्या बात करते हैं अपन? कि वे ध्वनियां जिनका, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र उच्चरित होती है, उन्हें किसी अन्य वर्ण की, उन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वर कहलाती है। क्या बात की आपने? देखो दोबारा क्या बात की? देखो, वे ध्वनियां जो स्वतंत्र उच्चरित होती है, स्वतंत्र एकदम, किसी की हेल्प की आवश्यकता, किसी सहायता की, मदद की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें किसी अन्य वर्ण की क्या होती है बेटा? आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। इसका मतलब इसका आवश्यकता इसमें नहीं होती है, वे क्या होते हैं? आपकी स्वर कहलाते हैं। अब बात है स्वरों की। स्वर है क्या? कितने हैं? तो देखो, अगर स्वरों की बात आप करें तो सब इनकी संख्या देखो, दोबारा मैं लिखता हूं, अ है, आ है, उसके बाद में ई है, उसके बाद में कौन सी है? बड़ी ई कह सकते हैं, फिर आपका ऊ, और उसके बाद में ऊ। वैसे अपन सामान्यतः ये कहते हैं कि छोटी ई बड़ी ई, बाकी इसमें थोड़ा सा मात्राओं पे जोर देने पर बात होती। ठीक, बाकी कुछ। अब देखो, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका?
ऊ, उसके बाद यहाँ हो गई आपकी री, और उसके बाद में ए, और यहाँ आपके आई, और उसके बाद में यहाँ क्या हो गया आपका ओ, और यहाँ हो गया आपका क्या हो गया औ, है ना। अब देखो बेटा, इसका मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसका मतलब स्वरों की संख्या कितनी हो गई 11। कितनी संख्या है बेटा 11। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, हल्की बात लिख सकते हैं बिल्कुल। क्या लिखेंगे देखो, ये देखो यहाँ लिखेंगे कि स्वरों की संख्या, क्या लिखेंगे स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है 11। कितनी होती है 11। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई कितनी होती है 11। क्लियर। अब बात स्वरों की बात आप करोगे, साथ साथ में मात्राएं भी पता होनी चाहिए। मात्राएं कितनी होती, किसी ने पता क्या मात्राएं कितनी होती। अब देखो है नहीं पता है बेटा, हल्का फुल्का इधर उधर 11 मात्राएं होती। काफी अच्छा प्रयास है। 5 मात्राएं। अब सुनो मैं लिख लेता हूं, ठीक है। आप सभी का जवाब उम्दा है, ठीक है। अब देखो ये तो थे बेटा स्वर, ये क्या थे स्वर। अब मैं आपको यहां लिखवाता हूं मात्राएं। मात्राएं देखो साहब, अ है ना, अ की कोई मात्रा नहीं, उदासी न्यूट्रल है, जिधर मोड़ो उधर चला जाएगा। आपने देखा कभी अ जिसके साथ भी जुड़ा कभी भी उसमें बदलाव आया, थोड़ा बहुत वो टांगे से आप कह सकते हैं, पैर से अगर लंगड़ा था दिव्यांग था तो पैर ठीक हो गया। भाई आपने कमल देखा, क के साथ हलंत था, अ जुड़ा, क पूरा हो गया, मतलब अब ढंग से चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अ कैसा है उदासीन है, किसी भी वर्ण के साथ हेराफेरी नहीं करता, किसी को भी उल्टा मैसेज नहीं करता, बाकी वाले सारे करते हैं, ये नहीं करता। इसका मतलब ये कैसा है एकदम न्यूट्रल है, एकदम उदासीन है। इसका मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। आगे बात करें, आ में बिल्कुल सर टी है ना, ऐसा ऐसा ही होता ना। टी का बात की तो आपके मस्तिष्क में टी दूसरी आई है, ये वाली टी आई है ना। अभी भोजन का टाइम हो गया, ये तो आनी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। अगर ई की बात करें तो आप एफ लिखते हो नहीं हो, लिखते नहीं लिखते हो एफ इंग्लिश छोटी बड़ी, और फिर बड़ी ई में ऐसे लिखते हो, और ऊ में आप कैसे लिखते हो यू लिखते हो, और फिर बड़ी ऊ में कैसे लिखते हो यू, ठीक है। और उसके बाद में री में कुछ भी लिख लेते हैं भाई। री में तो री का मतलब क्रोध, उसमें तो कुछ भी लिख लेते हैं, पर वो री नहीं। इस री में आप क्या लिखोगे यू, ठीक है। अब उसके बाद है ए में आप क्या लिखोगे लो। और हद तो तब हो जाती है जब इस आई पर 2 मात्राएं चढ़ा दी जाती है। कई सारे विद्यार्थी ऐसे करते हैं। अब आई के ऊपर और मात्रा लग सकती है क्या, आई के ऊपर और लग सकती है, हाँ। कह गया यार सर आई की मात्राएं 2 होती है नहीं, गए तो फिर अपन ऐसे क्यों कर देते, ये गलत है कि सही है, गलत है साहब। आई पे 2 मात्रा लगा देते साहब, जो कि गलत है। अब सुनो, आई में आई के ऊपर 2 मात्रा नहीं होती, आई में 2 मात्राएं होती, ठीक है। उसके बाद क्या है ओ, और फिर क्या है आपकी औ। तो कुल मिलाकर बात अभी देखो, मात्रा गिनो कितनी मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब मात्राओं की संख्या कितनी है 10, एक कम। इसका मतलब यहां अपन लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो अपन लिखेंगे मात्राओं की संख्या कितनी होती है 10। कितनी होती है 10। अब आपके मन में ये नहीं आया कि सर मात्रा कैसे कहते, किसे मात्रा क्या है, मात्रा उसे कहते हैं कोई भी अक्षर वर्ण जो आप बोलते हो ना, बोलने में जो टाइम लगता है ना उसका उच्चारण करने में, वही क्या कहलाती है आपकी मात्रा कहलाती है। अब देखो अ है तो कम टाइम लग रहा है, आ है तो ज्यादा टाइम लग रहा है, छोटी है तो कम टाइम लग रहा है, ई बड़ी ई, ऊ छोटा है तो वो ऊ। इसका मतलब ये कि मात्रा क्या है, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय, वही क्या है आपकी मात्रा है बस, ठीक है। तो देखो अब मात्रा की बात अपन करें तो देखो थोड़ी सी मात्राओं के बारे में आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा और बता देता हूं। देखो
मात्राएं या मात्रा क्या है? वर्णों की उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। ठीक है, क्या बात की बेटा? मात्रा क्या है? वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? आपका मात्रा कहलाता है। ठीक है, 6:45 हुए। कितने बजे तक लेने सर? ठीक है, अब थोड़ा सा अपन थोड़ी और बातें करेंगे ना तो काफी हद तक नजदीक चले जाएंगे। ठीक है, अब सुनो। अब देखो, अब आपने क्या बात है कि मैं थोड़ा सा आपको वापस इन चीजों में बता दूं, फिर मैं थोड़ा अगला टॉपिक लेता हूं। देखो, अभी हम स्वरों की बात, थोड़ी बहुत व्यंजनों की बात अभी करेंगे। स्वर क्या है आपको परिभाषा में जाना ही नहीं है, किसी की हेल्प नहीं है, खुद बोले जाते हैं स्वर है। संख्या 11 है, मात्रा 10 है, बात फिनिश। इतनी बातें याद रखने की। ठीक है, अब चलो आगे। अब मैं आपको ले चलता हूं अगली तरफ, और अब मैं आपको बताऊंगा व्यंजन। क्या बताऊंगा? व्यंजन। चलिए, अब देखो, व्यंजन। अब सुनो, ठीक है, व्यंजन का संधि विच्छेद करते हैं तो वी धन अंजन बनता है। ठीक है, अपने संधि पढ़ी नहीं है इसलिए ज्यादा लोड आपको लेना नहीं है। सारी क्या वी कैसे, अंजन कैसे आया, जब पढ़ेंगे तब आपको एकदम टुकड़े करना आ जाएगा। संधि से सिंपल टॉपिक कोई होता ही नहीं, और कहा जाता ये है कि संधि से टफ टॉपिक कोई नहीं है, ऐसा माना जाता है। जबकि मेरा मानना यह कि उसमें संधि से सिंपल टॉपिक कोई रहता नहीं। अब देखो, अब व्यंजन की बात अपन करें तो अपन ये बात करेंगे कि व्यंजन कहते किसे। तो अपने बात क्या की थी कि विस्वरों में तो किसी की मदद की आवश्यकता, हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, और व्यंजन वे होते हैं, आपने यहां जितने भी देखे, यहां जो वर्ण देखे आपने, ये सारे क ख ग घ, ये वर्ण सारे के सारे क बना तो कैसे बनाए? क, उसके साथ में क्या लगा है? अ। ख के साथ भी क्या लगा है? अ। ग के साथ भी क्या लगा? अ। अब मात्रा क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उदासीन है, न्यूट्रल है। वो कहता है कि मरने दो, अपने ज्यादा लैंड नहीं करते, अपना हर किसी के साथ सेट है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो, ठीक है, तो यहां थोड़ी सी एक बात और आप इसे साथ में याद रखना, अपन लिखेंगे तो साथ में थोड़ी याद रखना। क्या है तो मैं के बारे में आपको लिखवा देता हूं यहां। तो क्या है? तो की बात करें, यह उदासीन स्वर है। कैसा है? उदासीन स्वर है। उदासीन मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल समझते हो ना, वो है। इसका मतलब है यह किसी वर्ण के साथ, यह किसी वर्ण के साथ हेरा फेरी नहीं करता। हेरा फेरी नहीं करता, हेरा फेरी नहीं करता। समझ रहे हो बात? क्या बात की अपने? यह किसी वर्ण के साथ हेरा फेरी नहीं करता साहब, ये उदासीन। अब सुनो, इसका मतलब यह हुआ कि इन सब के साथ में, इन सब के साथ नहीं, इनके साथ क्या है? इनके सब के साथ में क्या है? पूरा का पूरा। जैसे आप बनाते हो क के साथ में आप आ मतलब आ की क्या है? मात्रा जोड़ते क्या बन जाता है? का। अब आपने लिखा था ऊ, छोटा ऊ लिखोगे तो क के साथ छोटा ऊ जोड़ोगे क्या बन जाएगा? कु। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आप ये देख रहे हो व्यंजन क्या है? वे वर्ण जो आप कैसे कह सकते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। बस समझ रहे हो बात? ठीक है, तो ये बात होगी। यहां से अपन आगे बात करेंगे, वो क्या लेंगे? व्यंजन। और व्यंजनों की परिभाषा क्या लिखेंगे कि अपन कि वे ध्वनियां, क्या लिखेंगे? वे ध्वनियां जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें
व्यंजन कहते हैं। क्या बात की अपने कि वे ध्वनियां जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आई, रटना नहीं है। देखो स्वर खुद अपने स्थिर माते, कुछ भी समस्या नहीं। और व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बस वो सारे क्या है आपकी व्यंजन। अब देखो, अब व्यंजन पढ़ोगे तो व्यंजन में आप वर्ग पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, वर्ग आयत वो पढ़ोगे। सर क्यों बात करें वर्ग आयत की, वर्ग आयत से तो बड़ी मुश्किल से तो छुटकारा मिला है, मिला नहीं है। आगे तमाम प्रकार के एग्जाम दोगे उसमें वर्ग आयत के साथ आपको काम करना पड़ेगा। फिर भी मैं उस वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं। अब इस वर्ग की बात करें तो व्यंजन बेटा 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं व्यंजन में, कितने वर्ग होते हैं व्यंजन में, आप कह सकते हैं 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं 5 वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं 5। कौन कौन से पता है, किसी को बता सकता कोई? देखो मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको बता देता हूं, ठीक है, बाकी इतना मुझे नहीं आता, फिर भी मैं आपको हल्का फुल्का बताऊं। देखो एक वर्ग होता है उसको बोलते हैं बेटा क वर्ग। कौन सा वर्ग है, क वर्ग। उसके बाद में एक वर्ग है उसको बोलते हैं अपन क च वर्ग। उसके बाद एक है उसको बोलते हैं बेटा ट वर्ग। क्या बोलते हैं, ट वर्ग। उसके बाद एक है क चट त और त वर्ग। और उसके बाद में है बेटा आपके कौन सा वर्ग, प वर्ग। कौन सा वर्ग है, प। अब बात करो व्यंजन में वर्ग होते हैं 5, प्रत्येक वर्ग में अक्षर होते हैं कितने, मतलब वर्ण होते हैं कितने, 5। इसका मतलब ये कि वर्ग के अंदर कितने वर्ण आते हैं, टोटल कितने आते हैं, 5 गुणा 5 कितने होते हैं, 25। अब देखो कैसे, मैं आपको बताऊं। पहला मैं लिख लेता हूं, इतना आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, मैं इसको इससे लिख लेता हूं। क के बाद में ख के बाद में ग के बाद में घ और उसके बाद अंक, ठीक है। आप कहोगे सर क्या ही भोले आकर पढ़ा रहे हो, है ना, ऐसा तो नहीं है ना, शुरुआती वाली बातें कर रहे हो आप। बेटा यही है, यहाँ से आप सीखोगे तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न आते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ से अपन पढ़ते हुए जाएंगे तो काम बैठेगा, ठीक है, और अपन गलत कर लेते हैं। अब देखो उसके बाद अगला है वो वर्ग है कौन सा आपके, वो अपन बात कर रहे हैं च च, उसके बाद में च, उसके बाद में ज, और उसके बाद में झ, और उसके बाद क्या है ण्य। उसके बाद अपन बात करें अगला है आपका त ट के बाद ट के बाद में क्या हो जाएगा ठ, उसके बाद में ढ, उसके बाद में ढ, और उसके बाद में ण, ठीक है। बोलते रहो साथ साथ में, आपको भी याद होगा। नहीं तो बेटा ना रील बात मैं करूं, आप उसके बाद आप लिखने का मौका मिला नहीं, आप भूल गए होंगे। अब ये क्रम आप रील में भूल गए होंगे कुछ, ठीक है, फिर आप लिख तो दोगे लेकिन कोई आगे पीछे हो जाएगा मामला, बाकी कुछ नहीं। और आपको पता है कि वर्णमाला में वर्णों का क्रम व्यवस्थित होता है, और व्यवस्थित में भी निश्चित होता है, ऐसा नहीं उल्टा पुल्टा कर दो, उसका मतलब गलत है वो, ठीक। अब उसके बाद त बेटा त, उसके बाद थ, द, ध, और आपका न। उसके बाद बेटा अपन बात करते हैं नेक्स्ट, वो है आपका प, फ, ब, भ, और आपका म। अब बेटा आप इसमें देख पा रहे होंगे ये, अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि इसमें वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में आप गिन पा रहे होंगे यहाँ पे संख्या कितनी है, इसमें भी कितनी है 5, 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 इसमें भी कितनी है 5। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भावार्थ अपन ये कहेंगे कि संख्या कुल कितने वर्ण है, कुल वर्ण है आपके कितने, कुल वर्ण कितने हैं 25, कितने हैं 25, है ना, कुल वर्ण 25 है। और जो वर्ण वर्ग के अंदर आते हैं ना उनको अपन कहते हैं बेटा वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं, वर्गीय। इन 25 को अपन क्या कहेंगे, इनको अपन कह सकते हैं बेटा, अपन कहेंगे वर्गीय व्यंजन। क्या कहेंगे, वर्गीय व्यंजन,
ठीक है। अब देखो, अब यहां से एक बात मैं आपको और बताऊं तो आगे अपन पढ़ेंगे उच्चारण स्थलों के आधार पर वर्णों का प्रकार अलग अलग पढ़ेंगे। अगर वैसे इनकी बात की जाए तो ये सारे के सारे जो वर्ण हैं वो स्पर्शी है। कैसे हैं? कैसे हैं? स्पर्शी। स्पर्शी मतलब स्पर्श, अब जब आप बोलते हो ना तो जुबान स्पर्श करते हुए बाहर निकलती। तो इसलिए एक बात आप अगर याद रखना चाहें तो इनको कहा जाता है काद्यो, इनको अपन कहते हैं काद्यो मावसाना, काद्यो मावसाना स्पर्शा। क्या कहते हैं? काद्यो मावसाना स्पर्शा। ये क्या है मामला? समझ में आई लाइन? सर क्या है कांदान मान साणान, क्या कर रहे हो आपको, है ना? देखो इसमें लिखा काद्यो मावसाना स्पर्शा, इसमें देखो इसका अर्थ क्या है। देखो काद्यो का मतलब क है जिसका आदि है, क जिसका आदि। आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब शुरुआत वाला, और एक आदि का मतलब लत होता है ना? इसका देखो एक तो आदि ये होता है, इसका मतलब है शुरुआत। क्या है? शुरुआत। और एक होती है आपकी आदि, इसका मतलब होता है लत। क्या होता है? लत होता है। तो देखो इसमें क्या लिखा, काद्यो मावसाना स्पर्शा, यानी क जिसका आदि, आदि मतलब क शुरुआत में है, काद्यो मावसाना स्पर्शा, और म जिसका अवसान है, अवसान मतलब म माते खत्म में, अवसान का मतलब क्या होता है? खत्म होना। और इसमें आप देख रहे हो ये क्या है? म है, और इसका मतलब है म अवसाना, यानी कि म जिसका क्या है? अवसान है, यानी खत्म हो रहा है, वहां पूरा हो रहा है। वो सारे के सारे वर्ण क्या है? स्पर्श वाले हैं। तो यहां से लेकर ये सारे के सारे कैसे हैं? स्पर्श वर्ण है। इनको अपन कहते हैं काद्यो मावसाना स्पर्शा। ठीक है। अब आप आगे की बात, इससे आगे की करें तो कुछ बातें और आप ध्यान में रखोगे। वर्गीय व्यंजन है तो वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? तो अपने बात की सर कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं कि वे वर्ण, क्या बात की अपने कि वे वर्ण जो किस में आते हैं? ये वर्ण जो वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? जो वर्ग में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। बात समझ रहे हो आप? ये वर्ग है, ये पूरे वर्ग में आ रहे हैं। वर्ग मतलब ये पांच ये वर्ग, इसके अंदर जो आखिर आ रहे हैं पूरे के पूरे, वो क्या कहलाते हैं? वर्गीय। मान लो कभी प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा वर्गीय व्यंजन नहीं है? मान लो ये प्रश्न है, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ये निम्न में से कौन सा वर्गीय व्यंजन नहीं है? ठीक है। ऑप्शन अ ब श और आपका द। ऑप्शन और भी आता है, लास्ट वाला क्या आता है? अनुत्तरित। उत्तर देना ही नहीं आपको, ऐसा नहीं, मैं उत्तर आपको दिलवा के मानूंगा और आप देंगे। मैंने लिख दिया ट, मैंने लिख दिया प, मैंने लिख दिया ज, और मैंने लिख दिया य। बताओ ऑप्शन द। क्यों? कि ये सारे के सारे इसमें आते सर, ये नहीं आता है। इसका मतलब है कि यह वर्गीय व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है? द नहीं। इसका मतलब बेटा आपने बात की, क्या बात की? वे वर्ण जो किस में आते हैं? वर्ग में आते हैं। वो कौन से आते हैं? होते हैं वर्गीय व्यंजन होते हैं। ठीक है बात? अब सुनो, ये हो गए बेटा कितने? 25। इसका मतलब अभी तक आपने कितने पढ़े? 11 स्वर पढ़ लिए, 25 अपने वर्गीय व्यंजन पढ़ लिए। इसका मतलब 25 और 11 कितने हो गए साहब? कितने हुए? कितने हुए? 37 हुए क्या? 46? 37 हुए। कितने हुए? 37 हुए। अब 37 हुए, इसका मतलब है कि आप सर कह रहे थे कि देवनागरी लिपि की बात करें वहां पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कितनी है? 52। इसका मतलब सर कुछ और रह रहे हैं, है ना? इसका मतलब है आगे की अपन बात अपन कर रहे हैं। लो चलिए नेक्स्ट में चलता हूं आगे की तरफ आपके। चलिए अभी अपने बात की थी वो थी वर्गीय व्यंजन।
उससे आगे की बात मैं करूं, कुछ और वर्ण लेता हूं। 4 बेटा वर्ण होते हैं आगे के, उसको बोलते हैं अपन उसमें, सॉरी, अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे बेटा अपन अंतस्थ व्यंजन। कितने? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या है कितनी? 4। संख्या कितनी है इनकी? संख्या है आपकी कितनी है? कितनी है? 4। कौन कौन से, कोई बता सकता है क्या? बताओ। नहीं पता? आप बेटा कम ध्यान देते हो हैं? कम ध्यान देते हो। दो ध्यान बेटा, ऐसे नहीं करो। अब देखो 4 है। कौन कौन से? देखो, एक तो है साहब, उसको कहते हैं य। उसके बाद है आपका र, इसके बाद है ल, और उसके बाद में है व। उसके बाद में क्या है? व। ये 4 प्रकार के आप कह सकते हैं वर्ण हैं, जो आपको कौन से हैं वो अपन बात करते हैं, वो आपके हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब सुनो। अब मैं आपको आगे जब विस्तृत बातें करेंगे तब मैं आपको सारे बताऊंगा ये क्या है। ये और व, ये अर्ध स्वर है। कैसे? अर्ध है। और र है, इसको बोलते हैं अपन परकंपित या लुंठित वर्ण बोलते हैं। मतलब जब अपन बोलते हैं तो जो अपने जीवा है ना, जीवान, वो यूं थोड़ी सी यूं कंपन करती। और ल एक वर्ण है, वो पार्श्विक है। पार्श्विक का मतलब है जब बोलते हैं तो हवा पास वाले इन दो जो है ना जीवा के पास वाले भागों से निकल जाती है हवा, इसका मतलब वो है आपका पार्श्विक। तो अपन बात करेंगे आगे, तो फिर भी मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का आप ध्यान में रखना। अगर य और व की बात अपन करें तो ये क्या है आपके? ये है आपके अर्ध स्वर है। कैसे हैं? अर्ध स्वर है। उसके बाद बात करें अपन किसकी? र की। किसकी बात करें? र की। र की बात करें तो ये आपकी प्रकंपित, या आप कह सकते हैं बेटा लुंठित वर्ण है। कैसा है? लुंठित वर्ण है। और अगर व की बात, सॉरी, ल की बात करें तो ये आपका कैसा वर्ण है? पार्श्विक वर्ण है। कैसा है? पार्श्विक वर्ण है। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि जब बोलते हैं तो हवा पास वाले भागों से जीवा के निकल जाती है। मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तब इसको बहुत डिटेल में बातें करेंगे। अभी फिलहाल अपन वर्ण का परिचय कर रहे हैं, केवल ये वर्ण है के। ठीक, अब सुनो, अब सुनो। उसके बाद में अपन और पढ़ेंगे 4 वर्ण। कितने? 4। और उनको अपन कहेंगे, उनको कहेंगे उसमें व्यंजन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन का मतलब है बेटा जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं थोड़ी सी यूं हवा है ना भारी भारी सी लगती है, गरम गरम सी लगती है, इस प्रकार के वर्ण। और ये वर्ण कितने हैं? ये वर्ण भी हैं आपके कितने? इनकी संख्या भी कितनी है? कितनी संख्या है? इनकी भी संख्या है आपके 4। कौन कौन से हैं? तो बेटा वो आपका आप कह सकते हैं श, स और आपका कितने हो गए? महज 4। ठीक, अब ठीक है, इसके बारे में अपन बाकी बातें सारी बाद में करेंगे। अब थोड़ा सा मैं इन सब के बारे में आपको परिचय करवा दूं, फिर अपन आराम से आगे की बातें करें तो ठीक रहे। अब सुनो, उसमें व्यंजन होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेटा कुछ संयुक्ताक्षर। क्या बताऊंगा? संयुक्ताक्षर। क्या बताऊंगा? संयुक्ताक्षर। और इनकी संख्या भी कितनी है? संख्या कितनी है? संख्या है बेटा आपके 4। कितनी है? 4। और कौन कौन से है बेटा? तो देखो 4 है। इसके बारे में बात करें तो पहला आपको याद रखना, एक तो होता है आपका स्र, स, उसके बाद त्र, त्र के बाद में य, और उसके बाद में क्या है आपका? उसके बाद में है स्र। अब मुझे ये बताओ, ये तो ठीक है, भला हो आज की टेक्नोलॉजी का, इसलिए आपके फोन में ऑलरेडी हिंदी फॉन्ट में आ जाता है। अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाता है तो आप कैसे लिखते? बोलो। कह दिया कि आपको लिखना, आपके इसमें आ ही नहीं रहा है ही नहीं, तो आप कैसे लिखोगे? कक्षा लिखना आपको कैसे लिखोगे? फिर आपको विज्ञान लिखना, फिर यह कैसे बनाओगे? इसका मतलब है इसको निर्माण हुआ बेटा वो इस प्रकार हुआ है। देखो, स्र बनाने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे क। क्या लिखेंगे? क। क आधा। क्या लिखेंगे? और उसके बाद अपन लिखेंगे यहां पर क्या? स। और स भी क्या है?
और उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, अ, और क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, श। अब आपको लिखना त्र। फिर कैसे लिखोगे, त्र में आप पहले लिखोगे त अलंत, उसके बाद आप क्या लिखोगे, आधा र भी लिखो, और उसके बाद में आप कौन सा स्वर लगाओगे, अ, और आपका क्या बन गया, त्र। ठीक है, और आपको लगता है सर ज्ञ लिखना है। अब ज्ञ बताओ क्या लिखोगे, सबसे पहले ग अलंत। चलिए जैसा बेटा जी आप कह रहे हो मैं कर लेता हूं, ग अलंत, उसके बाद बेटा क्या करूं, ओ बेटा य अलंत, और उसके बाद अ। तो बेटा ऐसा करो, आपके पास किसी के पास फोन है, हिंदी फॉन्ट करके ये कर को टाइप करो, ये बनता है नहीं बनता है, हिंदी टाइप करके ये करो, ग आधा करके फिर ये आधा करके करो, नहीं बने, प्रयास करो एक बार, आपको लग जाएगा कि सही है गलत है। मेरे दृष्टिकोण में है तो ये गलत है, नहीं बन रहा बेटा, प्रयास कर लो एक बार, फिर मैं ऐसे ही बता देता हूं। है ना, एक बार बेटा अगर हम ट्राई कर लिया तो ये कर ले, थोड़ा ये ट्राई कर ले बेटा, ज अलंत, उसके बाद पंचमाक्षर लगवा ले, और उसके बाद अ लगवा ले। नहीं बनाइए, ठीक है, ये लगा ले, नहीं बनाइए, इस प्रकार इनका भी आपके ये आप संयुक्त से ये लगा बेटा, बड़ा फिर आया नहीं, इससे नहीं आएगा, इससे आएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है बेटा, गलत है। इसलिए कहते हैं कि वो तो ठीक है फॉन्ट दे दी और नहीं देती तो अपने वो शब्द बनता ही नहीं, बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती बनाना, है ना। तो ये सही रूप कौन सा है, ये ज, उसके बाद में ये कौन सा है, पंचमाक्षर क्या कहते हैं इसको, ज, और उसके बाद में अ। ठीक है, चलिए तो ये बेटा कितने हो गए, 4। ठीक, चलिए आगे की मैं बात और आपके करूं तो सुनो, अब मैं कुछ और आपको बताऊंगा, इतने हो गए। इसके बाद में आप सभी जानते हैं बेटा, कुछ मैंने आपको अयोग वा बताए थे, क्या बताए थे, कितने हैं, अयोग वा। अयोग वा किसे कहते हैं, अयोग, इनका कोई योग नहीं, निस्वर व नहीं व्यंजन है, नुटल है, ऐसे ही बैठे, उनको कहते हैं अयोग वा, जिनका योग किसी में नहीं, स्वर में है नहीं व्यंजन में, इन दोनों में योग नहीं है, मतलब जोड़ते ही नहीं, कोई निस्वर वाला कहते हैं हम नहीं मानेंगे साहब, व्यंजन वाला के हम ही नहीं मानेंगे। बूढ़े शहरी क्षेत्र में जो होते हैं ना, आप कह रहे पेरेंट्स होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको बड़े बेटा ना बीच में लटकते रहते हैं, उस प्रकार के स्वर मान रहे नहीं व्यंजन मान रहे, इस प्रकार के होते हैं जिनका कहीं योग नहीं है, वो होते हैं अयोगवा। और इनकी संख्या कितनी है, 2 है, कितनी है, 2। ठीक है, 2 हो गए। अब इसके बाद में 2 और आपको ध्यान में, एक और है, उनको कहते हैं अपन, अगले वर्ण है उसको बोलते हैं उच्चिप्त वर्ण, क्या बोलते हैं, उच्चिप्त वर्ण। इन वर्णों की संख्या भी है आप कितनी, 2। एक तो आप ये लिखते हो और एक आप ये लिखते हो, ये उच्चिप्त वर्ण। और उच्चिप्त वर्ण का मतलब है कि इनका उच्चारण करते हो तो जीवा है, जीव है, वो एक झटके के साथ शब्द को बाहर निकालती। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने लिखा यहां ढोलक और एक मैंने लिखा है ढोलक, सही कौन सा है। उच्चिप्त वर्णों की एक बात, एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि उच्चिप्त वर्णों से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, ये भी ध्यान रखना आप। अब इसका मतलब सही कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला, और आप हमेशा लिखते हो नीचे बिंदी लगाते हो, याद है आपको, कभी भी उच्चित वर्णों से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। इसका मतलब है कि ये शब्द शुद्धि की बात करें सर, ये सही गलत है और ये सही है,
क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिनमें जीवा एक झटके के साथ शब्दों को निकालती है। इन वर्ण शब्दों से कभी भी आप कह सकते हैं शब्द की शुरुआत होती नहीं साहब। इसका मतलब अब आपको ये पता करना बेटा कि कुल वर्ण है कितनी। अब देखो कुल वर्ण में एक बार वापस आपको गिनती कर पाता हूं। देखो साहब, अगर ये कितने हैं 25, ठीक है, और ये कितने हैं 11, ठीक है, 11 ये 25 ये 11 25 कितने हो गए 36, ठीक है। 36 के बाद में अब देखो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि सारे आपको दिख जाए। लो 25 और 4 कितने हो गए, सॉरी 37 और 4 कितने हो गए 40, 40 और 4 ये कितने हो गए 44, 44 और 4 ये कितने हो गए 48, 48 और 2 कितने हो गए 50, 50 और 2 कितने हो गए 52। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है 52 है, लेकिन मूल रूप से पूछा जाए तो आपको कितने करने हैं 44। देखो मैं आपको आगे की स्लाइड पे बताऊं। देखो सुनो, अब अगर बात करें पहले बात करें तो वर्णों की, तो देखो स्वर कितने थे आपके 11, ठीक। उसके बाद में आप कहेंगे सर व्यंजन, व्यंजन कितने थे, कितने थे 33 थे ना बेटा भाई। 25 तो हो गए कौन से वर्गीय, 4 उसमें, और 4 आपके कौन से हो गए अंतस्थ हो गए, ठीक है। और उसके बाद बेटा आप कह सकते हैं, और उसके बाद आप कहेंगे बेटा संयुक्ताक्षर, क्या कहेंगे संयुक्ताक्षर, इनकी संख्या कितनी थी आपके, कितनी थी बेटा 4, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे सर वो करेंगे किसकी अयुग्वा, इनकी संख्या कितनी थी आपकी 2, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करें तो कुछ क्या थे बेटा उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त वर्ण, और इनकी संख्या भी कितनी थी आपकी बेटा 0 2। अब आप गिनो कितने हो गए, कितने हो गए 11 और 33 44 और 4 48 और 2 50 और 2 52। ये तो बेटा है कि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या है कितनी है 52 है। लेकिन अपन क्या करते हैं कि किताब चलती है अपन एनसीईआरटी की, और किताब एनसीईआरटी मानती है कि हिंदी में मूल या मानक, मूल अगर बात करें वर्णों की तो मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो मूल वर्णों की संख्या बात करें, मूल वर्णों की संख्या है वो आपके कितनी है, वो है आपके 44। लेकिन देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी निकल के आती है सर, कितनी निकल के आती है 52, क्या आती है 52। तो आपको ध्यान रखना मूल वर्णों की संख्या पूछे कितने बताओगे आप 44, कितने 11 आपके क्या हो गए स्वर, 33 आपके व्यंजन, ठीक है। 33 व्यंजन कौन से 25 तो वर्ग वाले, 4 अंतस्थ और 4 उसमें, ठीक है। इस प्रकार आप बता लोगे इतने होते हैं, ठीक है। आप लगभग 1 घंटे की बात हो चुकी है और आपके भी लेट हो जाएगा, तो अपन कल वापस जुड़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी बात अपन सर, शायद सर को थोड़ा बेटा बुलाना ताकि बंद कर ले। एक बार ब्रीफली वापस बताऊं आपको इन चीज़ों को, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मामला है? हाँ